नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष इतिहास में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का एक युगांतकारी घटना माना गया है, एक युग बदलने वाली घटना। देखते हैं कैसे। असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला। इसके क्या कारण रहे? तो पहला कारण इन्होंने बताया है रॉलेट एक्ट, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए एक प्रथम विश्व युद्ध कालीन ही एक्ट के रूप में, यानी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ही एक एक्ट के रूप में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसमें युद्धकालीन जो प्रतिबंध लगाए थे उसी की मान्यता दी गई थी। तो एक रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारत भर में जो रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन चला, उस दौरान पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिनमें जनरल डायर ने निहत्ती एक सभा कर रही जनता के ऊपर गोलीबारी की। इसमें 1500 के लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग जो नृशंस हत्याकांड था, उसकी जांच के लिए भी ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमीशन बनाया। हंटर कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उससे भी जनता में भारी असंतोष था कि हंटर कमीशन में ये बताया गया था कि जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती जनता की ही थी। जनता ने समय रहते सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया। तो इस तरह से हंटर कमीशन की रिपोर्ट भी क्या थी, एक तरह से भारत के लोगों के लिए एक दुखदायी थी। और फिर था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 1919 में लाए गए थे। इसी को आधार बनाकर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। इसमें भारत की जनता की जो अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया था। वो स्वशासन चाहते थे, लेकिन किसी प्रकार का स्वशासन का उल्लेख इसमें नहीं किया गया था। हालांकि इस अधिनियम में केवल प्रांतों में कुछ ही क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई थी। साथ ही ब्रिटेन द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तथा इस घोषणा के परिणाम स्वरूप भारत में खिलाफत आंदोलन जैसी पूर्णकालिक घटनाओं के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्या था इस मामला कि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इस घोषणा से क्या हुआ, भारत के मुस्लिम समुदाय असंतुष्ट थे। वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार तुर्की के राजा सुल्तान को पद से नहीं हटाएं और तुर्की का विभाजन न करे। कारण क्या कि तुर्की का जो सुल्तान था, वह इस्लाम के धार्मिक जगत में क्या था, वो खलीफा भी था। तो खलीफा की जो सत्ता होती है, वह खिलाफत कहलाती है। तो खिलाफत की सत्ता को, यानी तुर्की के सुल्तान को पद पर बनाए रखने के लिए, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के लिए जो मुस्लिम समुदाय द्वारा भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था कि ताकि तुर्की का सुल्तान पद पे बना रहे और जो इस्लाम जगत में इनका जो प्रभाव है वो बना रहे। तो ऐसी स्थिति में, यानी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एवं ब्रिटेन द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, इन सभी कारणों के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इन घटनाओं ने भारतीयों के मध्य असंतोष उत्पन्न किया, जिससे युद्धोपरांत का मतलब है यहाँ प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक चला। उसके बाद जो उत्पन्न आर्थिक संकट था, जिससे अत्यधिक कर वृद्धि हुई और अन्य संकट जैसे कीमतें बढ़ जाना, जनता को अकाल में खाद्यान्न न मिलना, ऐसी स्थिति में इसके अतिरिक्त संवैधानिक साधनों के माध्यम से राजनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देने के संबंध में उत्पन्न संशय ने कांग्रेस को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने हेतु बाध्य किया। यानी जो उपयुक्त घटनाएं थी, इसके अलावा युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक असंतोष से भारतीय अत्यधिक उद्वेलित थे। वह
संवैधानिक साधनों के माध्यम से राजनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहते थे, यानी वो भारत की आज़ादी के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। तो कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना ही पड़ा। गांधी जी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि यदि इस कार्यक्रम को पूर्णतः लागू किया जाता है, यानी असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम है जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ब्रिटेन से निर्मित सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शिक्षण संस्थाओं में वकालत का बहिष्कार करना, इसी तरह से सभी वर्गों द्वारा ब्रिटिश सरकार का हर तरीके से असहयोग किया जाए तो भारत को 1 वर्ष के अंदर पूर्णतः स्वराज मिल जाएगा। एक सवाल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। निम्नलिखित विभिन्न कारणों से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इसे यानी असहयोग आंदोलन को एक युगांतकारी घटना के रूप में माना जाता है। यानी इसका महत्वपूर्ण योगदान है असहयोग आंदोलन का। क्या है? एक तरह से युगांतकारी घटना है। क्या? जैसे पहला है राजनीतिक अवसर, जन सामान्य के विशाल वर्ग की भागीदारी। इस आंदोलन में जन सामान्य की जो भागीदारी थी वह अत्यधिक थी, यानी सभी वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया, जैसे महिलाएं हो, छात्र हो, युवा हो, वृद्धजन हो, शहर के लोग हो, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हो, या किसी भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम और भी अन्य धर्म के लोग हो, सब ने भागीदारी की। यानी गरीब लोगों ने भी अत्यधिक बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें श्रमिक भी थे और किसान भी थे। एक तो ये था, यानी इस आंदोलन के दौरान एक विशाल वर्ग ने भारत में आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। इससे पहले इस तरह का कोई अभूतपूर्व आंदोलन नहीं हुआ था जिसमें अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी हो। अगला है कांग्रेस की संरचना और लक्ष्य में भी परिवर्तन किया गया। आंदोलन में जन सामान्य को शामिल किए जाने हेतु कांग्रेस द्वारा संगठनात्मक संरचना का लोकतांत्रिकरण किया गया। कांग्रेस द्वारा अपने लक्ष्य में परिवर्तन किया गया, जिसमें संवैधानिक तरीकों द्वारा स्वशासन की प्राप्ति के स्थान पर शांतिपूर्ण और वैध साधनों, वैधानिक या वैध साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। और साथ ही कांग्रेस की कार्यकारिणी के वर्ष पर्यंत प्रबंध हेतु एक कार्य समिति का गठन किया गया। साथ ही प्रांतीय समितियों का भी भाषाई आधार पर गठन किया गया। यानी विशाल आंदोलन चलाना है, जनता की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की संरचना और लक्ष्य में भी परिवर्तन किया गया। क्या? कांग्रेस की संरचना का या संगठनात्मक संरचना का लोकतांत्रिकरण किया गया। यानी इसमें कांग्रेस की सदस्यता शुल्क बहुत कम रखी गई, प्रांतीय क्षेत्रों में भी कांग्रेस कमेटियां बनाई गई, कांग्रेस कमेटियां भाषाई आधार पर भी गठन किए जाने की मंजूरी दी गई। साथ ही कांग्रेस का लक्ष्य भी बदल गया अब कि भी संवैधानिक तरीके द्वारा स्वशासन प्राप्ति का जो अब तक लक्ष्य था, अब ये लक्ष्य क्या हो गया? शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। फिर इससे क्या हुआ? कांग्रेस का ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर प्रसार हो सका। कांग्रेस का ग्रामीण व स्थानीय स्तर पर प्रसार हो सका। फिर था सामाजिक आधार का विस्तार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने दायरे का विस्तार भौगोलिक स्तर पर और सभी सामाजिक वर्गों तक किया। कांग्रेस ने अपना विस्तार किया सभी भौगोलिक स्तरों पर, भारत के सभी स्तरों पर और सभी सामाजिक वर्गों तक। भौगोलिक रूप से ये आंदोलन संपूर्ण देश में प्रसारित हुआ, जबकि सामाजिक रूप से इसमें किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों, पेशेवरों आदि सहित व्यापक जन भागीदारी परिलक्षित हुई। यानी कांग्रेस का जो सामाजिक आधार था और जो भौगोलिक विस्तार था बहुत अधिक हो गया। एक तरह से ये इस तरह का ये पहला बड़ा आंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने और देश के सभी क्षेत्रों ने व्यापक भागीदारी की। अगला था गांधी जी की भूमिका का सुदृढ़ीकरण। इस आंदोलन ने जन सामान्य के नेता के रूप में गांधी जी की भूमिका को सुदृढ़ किया, गांधी जी को भी मजबूत किया और जनता में गांधी जी के प्रति लगातार विश्वास बढ़ता गया। हम देखते हैं कि इस आंदोलन की सफलता के बाद यानी गांधी जी बड़े नेता के रूप में उभरे
और भविष्य के सभी बड़े आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। फिर अगला आता है, आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी, जनता ने ब्रिटिश पराधीनता को चुनौती देने की अपनी इच्छा को प्रदर्शित किया। यानी आधुनिक राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक स्तर पर जन भागीदारी हुई, साथ ही साथ जनता ने ब्रिटिश पराधीनता यानी गुलामी को चुनौती देने की अपनी इच्छा को सर्वोपरि रूप से प्रदर्शित किया कि हम ब्रिटिश सरकार से आज़ाद होना चाहते हैं। ये एक तरह से एक युगांतकारी घटना थी असहयोग आंदोलन के रूप में। इसके अलावा उग्रवाद और कट्टरपंथ के भी लक्षण इस आंदोलन ने बताए। इस आंदोलन ने जनता के मध्य बढ़ते उग्रवाद व कट्टरपंथ के आरंभिक लक्षणों को भी प्रदर्शित किया। यह इससे भी प्रदर्शित हुआ कि जैसे ही 1922 फरवरी में अप्रत्याशित रूप से आंदोलन को स्थगित किया गया था गांधी जी द्वारा, तो आज़ादी के लिए कई वर्गों ने अत्यंत उग्रवाद और कट्टरपंथ को अपनाया भी था, यानी हिंसक साधनों को भी अपनाया था। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहो, योगदान को, या इसका एक अलग युगांतकारी घटना के रूप में क्या हो सकता है, हिंदू मुस्लिम एकता। इस आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों की एक सामान्य उद्देश्य के लिए संघर्ष करने तथा परस्पर बंधुत्व स्थापित करने की क्षमता को परिलक्षित किया कि भाई हम सबका क्या है, एक ही सामान्य उद्देश्य है, स्वशासन, आज़ादी, और हम दोनों समुदाय परस्पर बंधुत्व स्थापित कर एक साथ उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मालाबार में हुई कुछ सांप्रदायिक घटनाओं के अतिरिक्त इस आंदोलन में मुसलमानों की व्यापक भागीदारी प्रदर्शित हुई। यद्यपि मालाबार क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन अधिक व्यापक रूप से मुसलमानों की इस आंदोलन में भागीदारी रही। फिर आता है चौरी चौरा की घटना के पश्चात आंदोलन को फरवरी 1922 में अप्रत्याशित रूप से समाप्त कर दिया गया। ये चौरी चौरा घटना क्या है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों को जनता ने उग्र भीड़ ने क्या किया, उस थाने को जला दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को लगा कि इस तरह की घटना को आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, आंदोलन का अत्यंत क्रूर रूप से दमन करेगी। तो उन्होंने, और गांधी जी को ये लगा कि आंदोलन अब हिंसक रूप ले चुकी है, जबकि हमारा आंदोलन तो क्या है, अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन है, अहिंसात्मक सत्य अहिंसा पर आधारित आंदोलन है। तो गांधी जी को लगा कि अब हमारा आंदोलन क्या है, उग्र होता जा रहा है। तो 12 फरवरी 1922 को गुजरात के सूरत जिले में बारदोली एक जगह है, बारदोली, कौन सी जगह, बारदोली, उस जगह पे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन के अप्रत्याशित रूप से फरवरी 1922 में वापस समाप्त कर दिए जाने या वापस लिए जाने के बाद इसके अप्रत्याशित समापन और स्वराज प्राप्ति में विफल रहने के बावजूद भी असहयोग आंदोलन अनेक स्तरों पर सफल रहा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा लक्ष्य क्या था। गांधी जी ने शुरुआत में कहा था कि हमारा लक्ष्य है 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति, लेकिन क्या मिला? नहीं मिला। तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारा लक्ष्य तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का था, हमें नहीं स्वराज प्राप्ति मिली। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने छोटी मोटी रियायतें देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो क्या हम असफल रहे? तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, हम असफल नहीं रहे। हम ये देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की घटनाओं की श्रृंखला में प्रथम प्रयास के रूप में वर्णित किया जा सकता है। असहयोग आंदोलन जो हुआ उसको हम ये देख सकते हैं कि बाद में जितने भी आंदोलन हुए उन घटनाओं के पहले प्रयास के रूप में असहयोग आंदोलन को रख सकते हैं, जिन्होंने अंततः भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी असहयोग आंदोलन के बाद
30, 32 और उसके बाद 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके पहले भी 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इसके तहत और भी कई छोटे बड़े आंदोलन हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन बाद में होने वाले कई आंदोलनों के एक कड़ी के रूप में, प्रथम कड़ी के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और इसी तरह से कड़ियाँ जुड़कर एक श्रृंखला बनाकर अंग्रेजों को निश्चित रूप से भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया। तो धन्यवाद।